Hello friends, myself Saket Sahu. I again welcome all the students to our ongoing series of capacitance and in this series हमारा ये लेक्चर नंबर 9th है। बेटा इस सीरीज़ में हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स भी डिस्कस कर रहे हैं और हमने सारे टाइप्स के कैपेसिटर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट कैपेसिटर हमारा बचा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो फ्रीक्वेंटली बहुत यूज़ होता है और इसके जस्ट पहले वाले 8th लेक्चर में हमने 3 मेजर पार्ट्स डिस्कस करे थे जिसमें ये डिस्कस करा था कि प्लेट्स में कैसे इंडक्शन होता है। अब उन प्लेट्स का एप्लीकेशन कैसे करना है वो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि दो प्लेट्स होती हैं मेटालिक प्लेट्स, स्क्वायर प्लेट्स ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो दो मेटालिक प्लेट्स जब आमने सामने रखते हैं तो इन दोनों के बीच में जो चार्ज डेवलप होता है ट्रांसफ़र करने से और जो एनर्जी डेवलप होती है उस एनर्जी का कितने हद तक हम स्टोर कर सकते हैं, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। बात आपको समझ में आई? तो इस तरह से इस कैपेसिटर का यूज़ हम करने वाले हैं। तो हम समझते हैं, तो बेटा इसको हम ऐसा समझते हैं जैसे हम मान लेते हैं दो मेजर प्लेट्स लेते हैं। मेटालिक प्लेट्स के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। एक मेटालिक प्लेट हमने ये ली है और एक मेटालिक प्लेट हमने ये ली है, ठीक है। तो दो मेटालिक प्लेट्स ली हैं बेटा, इसका मतलब एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ओके। तो दो इन प्लेट्स, अब देखो क्या इस प्लेट के अंदर भी हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर एनर्जी स्टोर हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, अगर सपोज करो बेटा ये एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से चार्ज प्लस निकाल के इस पर डाल दूँ, जो हमें कॉन्सेप्ट पता है हमेशा कैसे करना है, इस चार्ज को निकाल के यहाँ पर डाल देता हूँ तो क्या होने वाला है बेटा, इस पे क्या आने वाला है, माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी जिसमें एक एनर्जी आ जाएगी और एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब क्या करा मैंने, इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहले मैंने चार्जेस डेवलप करे। तो चार्जेस कैसे डेवलप करे, मैंने क्या बोला कि मैं ऑलरेडी इस सब चीज़ में और प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ ये सब चीज़ें। तो जो उनको नहीं आइडिया है वो शुरू के कुछ लेक्चर्स देखे कि कैसे मैंने इसमें से चार्ज ट्रांसफ़र करा है। तो यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र करके इसमें ला दिया और मैं चार्ज जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बेटा वो प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो प्लस क्यू चार्ज अगर ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये सारा का सारा चार्ज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, प्लस क्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगा पर रिमेनिंग चार्ज यहाँ रह जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले मैं ये बता दूं कि जैसे क्यू चार्ज यहाँ से ट्रांसफर करा तो पॉजिटिव क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर आ गया। अब मैंने इधर ही इधर क्यों करा है, क्योंकि इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये बात सीखी है कैसे, जैसे ही कि प्लेट्स को इधर आमने सामने रखेंगे इंडक्शन होने के कारण बाहर जो है प्लेट्स पे चार्जेस कितना रहेगा, वो रहेगा Q1 प्लस Q2/2। देखते हैं, इसको समझते हैं। मैंने डायरेक्टली कर दिया है, आप एक मिनट देखिए। मैंने क्या बोला कि मैंने जब प्लेट को चार्जेस दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे प्लस क्यू चार्ज गया होगा और इस पे माइनस क्यू चार्ज गया होगा, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, देखो प्लस Q/2 इधर आया होगा, प्लस Q/2 इधर आया होगा, है ना, और इधर माइनस Q/2 आया होगा, माइनस Q/2 आया होगा। सिमिलरली यहाँ पर प्लस Q/2 का इंडक्शन माइनस Q/2 आया होगा, प्लस Q/2 आया होगा, और माइनस Q/2 का इंडक्शन प्लस Q/2 आया होगा, माइनस Q/2 आया होगा। देखिए आप नेट रिजल्टेंट, इधर चार्ज कितना हो गया, 0, इधर चार्ज कितना हो गया, 0, इधर चार्ज कितना हो गया, प्लस Q, इधर चार्ज कितना हो गया, माइनस Q। तो यही तो इंडक्शन मैंने अभी सीखा था। या डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे पता है जब मैं इस प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देता हूँ, इस प्लेट को माइनस क्यू देता हूँ, तो टोटल सम डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा आउटर मोस्ट सर्फेसिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने टोटल सम करा, Q प्लस क्यू माइनस क्यू, ये 0 हो जाएगा, तो बाहर 0 बाहर 0। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैंने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट्स आमने सामने लाई तो उनके आउटर मोस्ट सरफेसेस पे क्या होगा, 0 चार्जेस हो जाएगा और सारा का सारा चार्ज कहाँ स्टोर होगा, वो इनर वाले सरफेसेस पे स्टोर होने वाला है। हम सारे डिस्कशन इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा सा भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देख लें। अब देखते हैं, जैसे ही हमने चार्जेस कर दिया तो बेटा आप खुद देखें क्या
प्लस से माइनस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स डेवलप हो रही हैं। तो जैसे ही मुझे समझ में आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, तो बेटा आप मुझे बताइए, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखता हूं तो क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन फील करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव होगा तो अपोजिट जाएगा। मतलब यहां पर कोई एनर्जी स्टोर्ड है और इसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी बोलते हैं और इसी एनर्जी का तो हम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं और इसी को तो हम कैपेसिटेंस डेवलप करते हैं। बात आपको समझ में आई? अब देखते हैं बेटा, मैं आपको क्या बोलता हूं कि कैपेसिटेंस अगर मुझे इस चीज को निकालना है तो मैं अपने पेरेंट फॉर्मूले पे आता हूं। क्या है मेरा पेरेंट फॉर्मूला? मेरा पेरेंट फॉर्मूला है कि सर इस दुनिया में कोई भी चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हो, जो भी चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हो वो होता है जिस बॉडी पे कर रहे हो उसका कैपेसिटेंस और V प्लस माइनस मॉड्यूलस ऑफ V माइनस। क्या यही होता है? बेटा देखो ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना, ये ऑलरेडी जब मैंने इस सीरीज की स्टार्टिंग करी थी मैंने आपको बताया था कि C इंटू वी प्लस माइनस वी माइनस ये आपका जो है पेरेंट फॉर्मूला होता है किसी भी कैपेसिटेंस को निकालने का। मतलब V प्लस किसका होता है? जिस बॉडी पे प्लस चार्ज स्टोर्ड है, और V माइनस क्या होता है? जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज स्टोर्ड है। तो बेटा मैंने जब सिलिंड्रिकल शेल कैपेसिटर या स्फेरिकल शेल, सिलिंड्रिकल शेल, स्फेरिकल शेल नहीं, सिलिंड्रिकल शेल कैपेसिटर जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि उनमें हम V प्लस माइनस V माइनस कैसे लेते थे। हम जो एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर डायरेक्टली मैं पोटेंशियल से नहीं लिख सकता हूँ V प्लस और V माइनस, क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि मैंने उसका डेरिवेशन नहीं करा है। तो अब मैं इस केस में जो इस्तेमाल करने वाला हूं, जो रिलेशन, जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाला हूं, तो मतलब पहले मैं लिख लेता हूं जो मेरे पास में चैलेंज है, वो चैलेंज है सिर्फ और सिर्फ V प्लस माइनस V माइनस को निकालने का, इस चीज को डेवलप करना है। तो इसके लिए मैं जो कॉन्सेप्ट अपना इस्तेमाल करने वाला हूं बेटा, जो कॉन्सेप्ट यूज्ड जो हम लिख रहे हैं, जो मैं बार बार हमेशा हर लेक्चर में लिखता हूं कि सपोज करिए अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है और ये VA है और ये VB है और इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इन दोनों के बीच में D डिस्टेंस है, तो मैं एक रिलेशन यूज कर सकता हूं VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट DX वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, यह रिलेशन मैं हमेशा हर लेक्चर में बोलता आया हूं आपसे। इसी रिलेशन को मैं यहां पर भी पता करूंगा, यहां पर भी अप्लाई करूंगा। यहां पर कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कॉमन है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी और वेरिएबल है तो इंटीग्रेट हो जाएगी। चलिए साहब अब देखते हैं मुझे इसका एप्लीकेशन करना है। तो इसके एप्लीकेशन के लिए कितनी चीजें चाहिए? मुझे पहली चीज चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मुझे दूसरी चीज चाहिए ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये चीज पता होनी चाहिए। तो इस जगह अप्लाई करने के लिए देखते हैं, मैंने जो पैरेलल प्लेट ली, मैं एक काम करता हूं, मुझे पता है कोई भी मेटालिक प्लेट इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो हर जगह वही पोटेंशियल, इस पॉइंट की बात करूंगा तो हर जगह वही पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी दो पॉइंट मार्क कर लेते हैं, एक पॉइंट ये मार्क कर लेते हैं, एक पॉइंट ये मार्क कर लेते हैं। तो देखिए साहब, आपका ए पॉइंट पता चल गया, बी पॉइंट पता चल गया और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, बहुत ईजी है हमें ये फील्ड निकालना। कैसे निकालेंगे बेटा हम? देखिए ये जो फील्ड है, ये फील्ड कैसे निकालेंगे? अगर मैं पी पॉइंट बात करूं, इस पॉइंट को पी पॉइंट बोलता हूं, तो ये जो चार्जेस है इसकी वजह से जो यहाँ पर फील्ड होगी, देखो आप इस पी पॉइंट पर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये जो पी पॉइंट है, अगर मैं फर्स्ट प्लेट इधर मानता हूँ, ये सेकंड प्लेट मानता हूँ, तो पहली प्लेट के चार्जेस की वजह से इधर पर फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड, और इस वाले की वजह से भी फील्ड इधर ही होगी, इधर अट्रैक्टिव फील्ड होगी। तो इस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे इस जगह फील्ड होने वाली है, एक इस प्लेट की वजह से होगी, एक इस प्लेट की वजह से होगी। मुझे पता है E1 होता है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E2 होता है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग प्लेट्स की वजह से जो फील्ड होती है सिग्मा
टू एप्सिलॉन नॉट होती है। तो देखते हैं सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज, तो मुझे पता है चार्ज कितना है Q, तो मैं आराम से लिख सकता हूँ चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q/2A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा Q/2A। बट सर आपने माइनस प्लस क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये चार्ज ऑलरेडी माइनस था, तो मैं इसका इफेक्ट डायरेक्शन में ले चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो बेटा नेट फील्ड ई नेट कितनी हो जाएगी, जल्दी से बोलो। ई नेट यहाँ से आराम से हम निकाल सकते हैं, जो आपकी नेट फील्ड मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, नेट फील्ड दोनों का सम हो जाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए साहब अब देखते हैं। अब मुझे इस फॉर्मूले का अगर मुझे एप्लीकेशन करना है तो मैं ये वाला पॉइंट यूज कर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट यूज कर लेता हूँ, इनके बीच की फील्ड यूज कर लेता हूँ। तो मुझे फील्ड तो टोटल पता चल गई ना, E1 प्लस E2, तो E टोटल कितनी है, ई नेट हमारे पास में अवेलेबल हो गई है, वो है E1 प्लस E2, ये दो फील्ड्स अवेलेबल होंगी। E1 है इतनी, तो ये हो जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट बन गई इन दोनों के बीच की, वो बन गई Q/A एप्सिलॉन नॉट, और ये फील्ड डायरेक्टेड होगी प्लस ऑफ आई कैप में। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है ना? सारी फील्ड इधर जाएगी क्योंकि इसकी वजह से पुशिंग फील्ड होगी, इसकी वजह से नेगेटिव की वजह से पुलिंग फील्ड होगी। ये सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए मैं ए पॉइंट अगर इसको मानता हूँ, बी पॉइंट इसको मानता हूँ, और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, जल्दी से बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है, तो क्यू कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल, क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी डायरेक्टली। अब देखते हैं, मैं अगर इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता हूँ, जिसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। अब देखते हैं, ये रहा हमारा ए पॉइंट, ये रहा हमारा बी पॉइंट, और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी कांस्टेंट है, विच इज Q/A एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बेटा आप इसका फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे, हम करेंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। अब ध्यान रहे, मैं ई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मेरा डी, मैं ए से लेके बी जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ, तो VB माइनस VA ऑटोमेटिकली, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, VB माइनस VA ये सब पोटेंशियल्स हैं, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन dx। बेटा आप ध्यान दें, मैंने बोला कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, देखो ये dx क्या है, मैं मूवमेंट कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ, मैं A पॉइंट से B पॉइंट मूव कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, तो ये डिस्टेंस कितनी है, इंटीग्रेशन dx करके कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, जो इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। लेट से अगर वो d होती है, अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को d एज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, it will automatically be equal to VB minus VA is equal to minus E into D। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? देखिए आप, पर मुझे चाहिए क्या था, देखो ये VB क्या है, B प्लेट, B पॉइंट ये वाला माना है मैंने, और A पॉइंट ये वाला माना है मैंने, तो A तो पॉजिटिव है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऑटोमेटिकली, इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूं, रिवर्स कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा VA माइनस ऑफ VB इट इज इक्वल टू E इंटू डी। देखिए आप, समझ में आ रहा है आपको, E, और E कितना है, Q/A एप्सिलॉन नॉट E है हमारा, ठीक है। अब देखिए A क्या था, ये जो A पॉइंट है तो प्लस वाले पार्ट का पोटेंशियल है, तो इसको मैं V प्लस लिख सकता हूं, और VB को V माइनस लिख सकता हूं, E इंटू डी। तो डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ V प्लस माइनस V माइनस जो आया मेरा Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या ये बात क्लियर हो गई है? बेटा देखो, मेरा जो चैलेंज था, यही तो चैलेंज था, ये चैलेंज मैंने कवर अप कर लिया और ये पार्ट मेरा निकल गया है। एक बार मेरा ये चीज़ निकल गई तो ऑटोमेटिकली सी आ जाएगा ना, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसके अंदर अब हम Q निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू, सॉरी Q नहीं, अब यहाँ पर ही Q ट्रांसफर्ड ही है, हमें C निकाल सकते हैं, तो C इंटू V प्लस माइनस V माइनस, ये डिफरेंस हमें पता है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू क्यू डी डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q चला गया, कैपेसिटेंस आ जाएगा
ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, दैट इज, इसको लिखा बेसिकली जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ध्यान दें जहां पर कैपेसिटेंस जो है ये आया कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर, पैरेलल प्लेट कंडक्टर की जो कैपेसिटी निकल के आई है वो ये आई है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ध्यान दें बेटा ये जो कैपेसिटेंस है किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम पे, एरिया ऑफ प्लेट मतलब ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे, डी मतलब ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम बोल सकते हैं ये किस किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एरिया पे डिपेंड करता है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इन पे डिपेंड करता है, इन तीनों चीज़ों पे। इसका सिंपल सा मतलब ये है बेटा, अगर आप एरिया बढ़ा दोगे प्लेट का, देखो एरिया बढ़ा दोगे तो ज़्यादा चार्ज एक प्लेट पे स्टोर हो पाएगा, एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो पाएगी, है ना, तो ऑटोमेटिकली एरिया बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। डी बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो एनर्जी वीक हो जाएगी, तो एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर यहाँ पर मीडियम बदल गया, ध्यान दें यहाँ पर अगर मीडियम बदल गया मतलब अगर मैंने इसके अंदर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो लिया है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस करके बात करी, अगर मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, मतलब इसके अंदर एयर नहीं होके कोई मीडियम हो गया जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका ई आर आ गया, तो जो नया कैपेसिटेंस है वो कितना होगा। तो मैंने बताया है आपको जहां भी एप्सिलॉन नॉट आ रहा है उसके साथ में वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका जो कि ई आर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो नया जो कैपेसिटेंस है सी न्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय ये जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस को अपन एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज ई आर ए बाय डी। देखिए यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये आपका ओल्ड कैपेसिटेंस है, सी न्यू इज इक्वल टू ई आर टाइम्स ऑफ सी ओल्ड। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं मेटालिक प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम डाल देता हूँ तो उससे चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। किस फैक्टर से इंक्रीज होती है, उतने ही फैक्टर से इंक्रीज होती है जिस फैक्टर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मीडियम डाला गया है। दैट मीन्स, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं जो न्यू कैपेसिटेंस होता है इज ग्रेटर देन सी ओल्ड। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई भी डालने से हमेशा कैपेसिटी क्या हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि हमें पता है ये जो है दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? तो इस तरह से हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की उसकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी को हम इजीली डेवलप कर सकते हैं, वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तीन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला किस चीज़ पे इसकी डिपेंडेंसी है, वो कभी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर ए और डी और मीडियम कांस्टेंट है तो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है और इस तरह से मीडियम से इफेक्ट करता है। थैंक यू सो मच, आई होप क्लियर हुआ होगा।